वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की नशिस्तें बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बंद पार्लियामेंट बावजूद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और इस हवाले से असम्बली इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी गई है। कौमी असम्बली में अब सिर्फ तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। अब सूरत हाल ये हो गई है कि तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से पहले इस्तीफे मंजूर करने और फिर मुस्तरद करने का मुतालबा किया। अब नशस्तें तो नहीं बची हैं, क्या सियासत बच गई है? सवाल यह है कि क्या इमरान खान की जारहाना सियासत से तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार हो रही है? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबी से आपके जानिब आऊँगी। क्या हम ये समझें कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साजिश नाकाम हो गई? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। साजिश तो मैं इस्तेमाल कर सकता ही नहीं, और ना राज रियाज के खिलाफ। राज रियाज मेरा मासूम सा आदमी, मिस्कीन सा आदमी है, वो कहीं और चला जाएगा इसके बाद। और लेकिन मैं समझता ही हूँ कि जो आपका बुनियादी सवाल है, ये मासूम आपने राजा रियाज साहब को कहा है? जी जी, मैंने कहा, मैं कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ। लगता नहीं है आपको फवाद चौधरी की तरह बबलू साहब, डब्बू साहब? I'll reserve my comment. तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो वो सवाल का वो जो हिस्सा है आपका मुश्किलात वाला, सियासत भी मुश्किल हो गई है, सियासी हालात भी मुश्किल हो गए हैं, माशी हालात तो बहुत मुश्किल ही है। आज खैर बातचीत शुरू हो गई है, IMF से वर्चुअली से ही शुरू हो गई है। उन्होंने अपने मुतालबात पे रख दिए हैं और वो हमें कबूल करना पड़ेंगे। वो स्वाब प्याज वाली बात है ना, जो पहले हुआ था असद उमर के बाद, वो दोबारा हो रहा है। तो लेकिन तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो भी मुश्किल में, खासी मुश्किल में। उन्होंने वो फैसले किए जो हम कहते थे, हमने पहले कहा मुस्लिम लीग वालों से कि अदम एतमाद लेकर ना आए, वो नहीं माने, मुश्किल में आ गए। हम इनसे कहते थे इस्तीफे ना देना भाई, इस्तीफे दे के मत जाना, ये नहीं माने, ये बाहर आ गए। उसके बाद हर फैसला रिव्यू किया उन्होंने वापस। जितने फैसले इन्होंने किए, इनसे फैसले कौन करा रहा था मुझे नहीं पता। आज जो लोग लाहौर में चिल्ला रहे थे, बुरा भला कह रहे थे केयर टेकर्स को, उनके ख़ानदानों को, क्या वो लोग शामिल थे? मुझे मखदूम शाह महमूद बहुत कम नज़र आ रहे हैं, वो कहाँ थे? असद उमर कहाँ हैं? वो कम नज़र आ रहे हैं। आमिर डोगर बेचारा भागा भागा फिर रहा है। तो मुझे तो लगता है ये कि उस ज़माने में हमने बात की थी कि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप हैं, एक इस्तीफों का हामी है, एक इस्तीफों का मुखालिफ है। आज भी सूरत हाल यही थी। और मुझे लगता ये है कि तहरीक इंसाफ की सियासत एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। वो मुश्किल मरहला होगा, और मुश्किल मरहले आते हैं, उनसे निकलना फिर आना चाहिए लीडरों को। लीडर वही होता है जो मुश्किलों से निकाले पार्टी को और दोबारा ऊपर लेके चला जाए। और इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, आवाम में मकबूल हैं, आवाम में जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल में गलत फैसलों की वजह से। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, पहले जो इस्तीफे मंजूर हुए उस पर स्पीकर साहब ने ये मंतक दी कि उनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जिन्होंने कहा था कि इस्तीफे दिए हैं, मीडिया पर आकर कह रहे थे कि इस्तीफे हमने दे दिए हैं, इसलिए कबूल कर लिए। अब जब खत भी लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, मेल मुलाकात की कोशिशें भी कर ली, पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट का दरवाज़ा बंद मिला, राजा परवेज अशरफ के घर भी गए, वहाँ पर भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो ऐसे में ये जो 43 इस्तीफे कबूल किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं, आपको लगता है कि ये मुनासिब है? आपने एक अखलाकी सवाल उठाया है, तो अखलाकियात का तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में जनाजा निकल चुका है काफ़ी अरसे से, और दोनों तरफ से सियासी जो तकसीम एक दीवार है उसके दोनों तरफ से अखलाकियात और उसूल की यहाँ पे सियासत, जिसे मेरा ख्याल है आपने ये भी पूछा कि जीत किसकी हुई, कि जब जमहूरियत की या स्पीकर साहब की, तो हार जो है ना वो अखलाकियात की हुई है और जमहूरी उसूलों की हुई है। और 2 दिन से एक ट्विटर पे एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो चल रही है, उसमें मेरा ख्याल है वो जब तस्वीर जो वीडियो चली है उसने बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं, और जो खदोखाल हैं आने वाले हफ्तों और महीनों के सियासत के, वो भी उससे वाज़े हो गए हैं कि कौन किसके कितने करीब है और असल में मंसूबा क्या है। और ये मंसूबा
ये जो इस्तीफ़े ऊपर नीचे कबूल किए जाने का सिलसिला है, ये भी उसी मंसूबे का हिस्सा है और जाहिर है पीटीआई के ये हक़ में नहीं जाता है। लेकिन हमें इस पे बहुत ज़्यादा आहोजारी नहीं करनी चाहिए। पीटीआई ने कई गलत फ़ैसले किए, वो फ़ैसले उन्होंने नहीं माने, उसको रिव्यू भी किया, लेकिन ये भी सबको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद अब 90 दिन के अंदर अंदर इस पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में तो उनको किसी ने हिस्सा लेने से नहीं रोका है। अगर वो उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ले लिया तो वापस वो असेंबली में आ जाएंगे। तो ये कोई इतना बड़ा डील नहीं है। डील सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग उसमें एक्सपोज हो गए कि जो कल एक बात करते थे आज दूसरी बात कर रहे हैं, पैंतरे बदल रहे हैं। चाहे वो पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से थे, जब आपको याद है हसन अस्करी साहब को लगाया गया तो साद रफ़ीक, एहसन इकबाल साहब ने उनके हवाले से क्या बातें की थी। और अब वो एक साहब आए हैं जिनको आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि तो अपना बच्चा है और वो देखे गए हैं किसी और के साथ भी कितनी कुर्बत में। तो इसमें आप उसूलों की और अखलाकियात की बात न करें। गेम प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो गेम है वो अनफोल्ड होती चली जाएगी। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जिस तरह से इम्तियाज गुल साहब भी कह रहे हैं कि ये जो गेम प्लान है इसमें हमें उसूल भी नजर नहीं आ रहे और अखलाकियात भी नजर नहीं आ रही। स्पीकर साहब ये कह रहे थे कि 20 से 25 अरकान ऐसे हैं जो मुझसे राब्ते में हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करें, हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफे लिए गए हैं। अब स्पीकर साहब ने उनके भी इस्तीफे मंजूर कर लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से सियासत हुई है। इमरान खान साहब के इस्तीफ़े भी एक सियासत थी और उनको कबूल करना भी एक सियासत है। 8 माह तक वो इस्तीफ़े होल्ड इसलिए किए गए कि हुकूमत पीटीआई से मुफाहमत चाहती थी। हुकूमत चाहती थी कि वो निज़ाम का हिस्सा रहें, उनको साथ लेकर किसी तरह पार्लियामान में वापस लाया जाए। लेकिन जब उन्होंने 2 असेंबलियाँ तोड़ दी तो उसके बाद मुफाहमत के रास्ते बंद हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना फाइनल वाइल्ड कार्ड खेल दिया कि उनके पास 2 हुकूमतें थीं, उन्होंने वो तोड़ दी, असेंबलियाँ तोड़ दी और उसके बाद वो मरकज़ की तरफ हमलावर थे। तो ऐसे में मेरे ख्याल में अब आप ये कहें कि जी चूँकि अब इमरान खान साहब ने 8 महीने इस्तीफ़े दिए रखे, वो अखलाकियात थी या उनकी मंजूर कर लेना अखलाकियात है, तो मेरे लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि 8 महीने आप जो एहतजाज करते रहे, पाकिस्तान की अदालतों में ये दरख्वास्तें देते रहे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, वो अखलाकियात है या उनको मंजूर कर लेना अखलाकियात है। बड़ा मुश्किल है कि आप राजा परवेज़ अशरफ के एक बयान को अखलाकियात के मुजम्मिल साहब मुकर जाना, ये उसके ऑपोजिट जाकर कुछ कर देना मेरे ख्याल से अखलाकियात से इमरान खान साहब ने भी जब हाथ से जाता देखा है तो फिर गए हैं ना यार। कोई जो एक बात गलत है उसको तो गलत तो कहे, ऐलान किया कि बेअसूली है उसको बेअसूली तो कहे ना। एक बेअसूली को दूसरी बेअसूली के आप इस्तीफे देंगे। पहले कहा था इस्तीफे कबूल करो हमारे, मखदूम शाह महमूद ने भी कहा था। नहीं, आप बात तो पूरी कर लेने दें। जी 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 2 दिन पहले का। अब देखें, बात यह है कि जब उन्होंने कहा कि मैं 2 असेंबलियां तोड़ूंगा, मेरे सारे इस्तीफे कबूल करें, मैं सिंध असेंबली से इस्तीफा दूंगा, मैं बलूचिस्तान से इस्तीफा दूंगा, तो भाई उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है कि आपके कौमी असेंबली के सारे मंजूर कर लिए हैं, सिंध से आप आज ही दे दें और जो बलूचिस्तान में आपके पास 5 हैं वो भी दे दें, ताकि जो तूफ़ान आप इस मुल्क में लाना चाहते हैं वो आपका पूरा हो जाए और समझ आ जाए कि उसके नतीजे में तूफ़ान आता है या नहीं आता। आपका गेम प्लान क्या है? आप इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम में रखना चाहते हैं। 8 महीने आपकी मिन्नतें की गई हैं कि आप निज़ाम में वापस आए, आप नहीं आना चाहते। तो चलिए, वो मिन्नतें अब रंग ला रही थी तो आप लोगों ने इस्तीफे कबूल कर लिए। वो मिन्नतें रंग ला रही थी तो इस्तीफे कबूल हो गए। तोड़ के रंग ला रहे थे। नहीं, असेंबलियां तोड़ के रंग ला रहे थे। आप ये बात जाने कि वो असेंबलियां 2 सूबों की तोड़ के जो है वहां वाली तोड़वाने के लिए रंग ला रहे थे, वो को पार्लियामान में वापसी के लिए नहीं ला रहे थे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तोड़ते उनके किसी ने इस्तीफे मंजूर नहीं करने थे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि दोनों तरफ से ही इस्तेहकाम की कोशिशें हो रही हैं। एक आवाम जो है वो कम से कम मेरे ख्याल से यही सोचते होंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। तहरीक इंसाफ की 20 से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें अभी बाकी हैं असम्बली में, तो हम ये समझें कि राजा रियाज के लिए ख़तरा अभी टला नहीं है? देखिए, राजा रियाज साहब के लिए क्या ख़तरा होना या क्या ख़तरा टलना
उनका फ्यूचर तो आपको सबको पता है कि अब क्या उनके साथ होने वाला है। उन्होंने कहा पीटीआई से टिकट नहीं लूँगा, पीटीआई टिकट देगी नहीं। जब इलेक्शन में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो ख़तरे में है या ख़तरे से बाहर निकल गए। अभी शाइस्ता बात हो रही थी अखलाकियात की। मुझे याद है कि जब हमारी मलका ज़िंदा थी, हयात थी, तो किसी ने मेरे से कहा कि ये मलका बड़ी कम बात करती, मैंने कभी इनको बहुत ज़्यादा टीवी पे आके बातें करते या करते नहीं सुना। तो मैंने उनसे कहा कि ये वो लोग हैं जिनको पूरी दुनिया या कम से कम ब्रिटिश कौम इनको फॉलो करती है, तो ये लोग बहुत नपे तुले अंदाज में बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि इनकी बात को बाद में कोट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो जो अखलाकियात का अपना इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि जनाजा निकल गया, मेरे ख्याल से वो दफनाया भी जा चुका है बड़े अरसे से। दूसरी बात आ जाती है, मुजम्मिल साहब को बड़ी कभी कभार बड़ी आसान बातें नहीं समझ आती, तो मैं इनको समझा देता हूँ। पहले एक मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जावेद मियादाद का, जो हमारे बहुत बड़े लेजेंडरी बैट्समैन गुजरे और आज भी मतलब बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब इमरान खान कोई बात करता था तो हमें समझ नहीं आती थी, हम कहते थे ये क्या फ़ैसला कर रहा है, ये गलत फ़ैसला कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने देखा कि इमरान खान की बातें पूरी होती हुई नज़र आती थी। जब 92 के वर्ल्ड कप पे हम जा रहे थे तो इमरान खान कहता था इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे, तो हम देखते थे कि हम टीम हमारी हार रही है, अनफिटनेस है, फलां चीज़ है, लेकिन एंड में हमने देखा कि वो जीत गया। अभी भी जो बात हो रही है अखलाकियात की, आप देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने जब इस्तीफे दिए अपने कौमी असम्बली से और वो बार बार कहते रहे कि आप इनको कबूल कर लें, उनको कबूल नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम असम्बली में वापस आ रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है अगर उन्होंने अपने इस्तीफे वापस लेने शुरू कर दिए थे या असम्बली में जाना चाहते थे। इसमें इमरान खान ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो उन्होंने जो इस्तीफे ये कबूल नहीं कर रहे थे उन्होंने एकदम से कबूल करवा लिए, और दूसरी तरफ ये तासुर लोगों को मिला है कि पीडीएम इतनी खौफजदा है कि ना तो वो इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं और ना ही असम्बली में मुकाबला करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान और पीटीआई के बाकी मेंबरान असम्बली में पहुंच जाते तो उनको काफ़ी टफ टाइम मिलना था। तो ओवरऑल दोनों सूरतों में जीत इमरान खान की हुई है। जी बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे नसीम साहब को? जी बिल्कुल, नसीम साहब भाई हैं मेरे, और ये जो है ना बरतानवी साम्राज्य बहुत शहर में गिरफ्तार रहते हैं और इनको इनकी आइडियल भी मलका ही हैं। इनका पाकिस्तान से बहुत कम ताल्लुक़ है, इसलिए यहाँ कोशिश करते हैं कि बरतानवी साम्राज्य निज़ाम को ही दोबारा नाफिज कर दिया जाए। अगर कम बोलने की बात है तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने इमरान खान के बारे में कही होगी, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उन्हें अपनी बातों से पीछे हटना पड़ता है। वो क्या लीडर है जिसने 8 महीने पहले इस्तीफे दिए और कहा कि मैं लानत भेजता हूँ इस पार्लियामेंट पे और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, और फिर वो मिन्नतें तरले करके वापस आना चाहता है। ये क्या विजन है इसको मियाँ देखें, क्रिकेट और सियासत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिकेट और सियासत के ताल्लुक ने ही इस मुल्क की सियासत को तबाह किया है कि हमने इस मुल्क की सियासत को क्रिकेट का मैदान बना दिया है। आप ये समझते हैं कि क्रिकेट में तो दोबारा बारी हो जाती है, सियासत में दोबारा बारी 25 साल बाद भी मिलती है। सियासत में दोबारा बारी अगली इनिंग जो है ना वो दूसरे दिन नहीं आ जाती, यहाँ अगली इनिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, बहुत जलावतनियां काटनी पड़ जाती हैं अगली इनिंग से पहले। ये कोई क्रिकेट थोड़ी है कि अगले मैच में आपने फिर 100 कर लिया, पिछले मैच में 0 किया। ये सियासत है, यहाँ एक मैच का 0 जो है ना आपको 25 साल पीछे ले जाता है। लिहाजा क्रिकेट की मिसालें ना दें और बरतानवी साम्राज्य से हमें इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, बल्कि आपको पसंद होगी, हमें तो नहीं है। अच्छा मुजम्मिल साहब ऐसे ना कहें, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। नसीम साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा। मुझे बरतानवी साम्राज्य की बात की है। नहीं वो आपने मलक जी मुझे आप पूरा मौका देंगे, क्योंकि मुजम्मिल साहब बिल्कुल ज़्यादती कर रहे हैं इस वक्त। ये मेरे ज़ाती ऊपर अटैक कर रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है या नहीं है। मलका मेरी तो मलका, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, तो मैं तो उनका एहतराम करता हूं। अच्छा, मेरे ख्याल से टर्न बाय टर्न बात कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मुजम्मिल साहब ठीक है, हमें पाकिस्तान की मिसालें अच्छी लगती हैं। मुजम्मिल साहब हम यहाँ किसी मलका के लिए तलबगार नहीं है। मुजम्मिल साहब आपका कमेंट आ गया है, मुझे नसीम साहब का कमेंट लेने दें, बाकी एनालिस्ट की राय भी मुझे लेनी है। आप प्लीज, आपकी टर्न हो गई है। नसीम साहब
देखिए मतलब ये कि मैं जातियात पे नहीं जाना चाहता, बिल्कुल पाकिस्तान अच्छा लगता है, लगना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को फिर आला तालीम के लिए बरतानिया भेजा जाता है, तो बरतानिया से इम्प्रेस है तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, नहीं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ा लेते, यहीं से तालीम अपने बच्चों को भी दिलवा दे। बात ये है कि जब बात में वजन ना हो, दलील ना हो, तो फिर बंदा जाती अटैक पे उतर आता है। बात यह है कि लोगों ने तो अपना बयानिया बदला है, वोट को इज्जत दो कौन कहता रहा, और उसके बाद आप देखें कि किस तरह जो है वो बैकडोर से अपनी डीलिंग की और हुकूमत में आ गए। तो ये वतीरा तमाम सियासतदानों का है। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि आप मिसालें कहीं से लेते हैं, आप फॉलो बरतानिया को करते हैं, अमेरिका को करते हैं, कर्जे उनसे मांगते हैं, उनके पैसों से अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर एक मिसाल दे दी जाए तो बड़ी बुरी लग जाती है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, और मेरे ख्याल से सभी एनालिस्ट अपनी अपनी राय दें, वो ज्यादा मुनासिब और ज्यादा बेहतर है, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी अपनी राय कायम कर सके इस बारे में। लेकिन कोई भी जातियात पर अटैक ना करे, ये ज्यादा मुनासिब होगा। एनबीसी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ अखलाकियात पे बात करना चाह रहा था, बहुत इखलाक के साथ, बहुत अर्ज करना चाहता हूँ मैं दरख्वास्त 10 बस्ता कि अखलाकियात बड़ी वेग टर्म है। हर आदमी इसको अपने अपने मकसद के तहत और अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में इस्तेमाल करता है। मैं कह सकता हूँ ना कि मेरे पड़ोसी की अखलाकियत अच्छी नहीं, लेकिन वो बाहर कूड़ा नहीं फेंकता, वो बाहर गंद नहीं डालता है, वो अपना सिस्टम सही रखता है और डब्बे में कचरा डालता है, वो उसकी अखलाकियत बहुत अच्छी है। लेकिन लोग बुरा कहते हैं उसको। अखलाकियत क्या है? अखलाकियत ये है ना, अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मिसाल मैं देता हूँ, मिसाल जावेद मियांदाद टॉप प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप जितवाया, आपको छोड़ दे बेचारे को, उसको तो आपने पता नहीं क्या बना के रख दिया है। खान साहब ने जब वर्ल्ड कप जीता तो क्या तकरीर की, किसी को पता है? विनिंग स्पीच क्या थी उनकी? ना पाकिस्तान का जिक्र था, ना क्रिकेट टीम का जिक्र था, बल्कि सुना यह भी गया है कि विनिंग मनी पर भी इख्तलाफ पैदा हो गया था और आखिर में बांटना पड़ी थी वो। तो वो अखलाकियात थी। अखलाकियात वो है जो आजकल जुबान इस्तेमाल हो रही है टीवी पर, खबरों में और तकरीरों में, वो अखलाकियात है। अखलाकियात ये है कि आप लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, कोई भी हो, वो इत्तेहादी हुकूमत हो या वो पीटीआई हो या वो जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, ये भी अखलाकियात नहीं है। अखलाकियात दरअसल एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जब आप शुस्ता शाइस्ता अंदाज में बात करें, आप किसी को चोर डाकू ना कहें। चोर डाकू किसी को कहना अदालतों का काम है, अदालतों का काम है। अदालतें भी गलत फैसले कर देती हैं, पता है, लेकिन एक जगह मुकर्रर है किसी चीज की, तो वहीं पर वो फैसला होना चाहिए। ठीक, सही। मजबूरी है हमारी, या कोई और अथॉरिटी बना लें, आप एक अखलाकियात की आला अथॉरिटी बना लें, वहां अपना केस ले जाएंगे। तो अखलाकियात हर जगह मुख्तलिफ होती हैं। अखलाकियात ये थी कि आप असम्बली में बैठते, सियासी अखलाकियात, और वहाँ लड़ते आप, ठीक, वहाँ आप जो कह रहे हैं राजा रियाज को हटाने का, जी, बेचारे शरीफ आदमी को हटाए थे, उसको आप नूर आलम को हटाए थे आप पब्लिक अकाउंट कमेटी से, बाहर क्यों गए? ठीक है, यानी अखलाकियात के मुनाफी है। ठीक है, यानी दोनों तरफ से गलतियां तो हुई हैं, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज गुल साहब, आपको लगता है कहीं ना कहीं खान साहब ने जज्बात में आकर ऐसे इंतहाई फैसले वो ले लेते हैं कि बाद में पलटने में दुश्वारी होती है या फिर उनकी जमात को मुश्किल होती है उसको कवर करने में? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हम यहाँ पे इमरान खान का स्क्रूटनी करने के लिए, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान में कोई और मसला नहीं रह गया है इस वक्त। आप देखें कराची पोर्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या गुजर रही है। मुझे यही महसूस होता है जब भी मैं प्राइम टीवी पे जाता हूँ कि शायद इस मुल्क का सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा ख़ताकार वो इमरान खान है। क्रिकेट की बात हो तो ऐसे लगता है वो खुद ही फील्डर है, खुद ही बॉलर है, खुद ही बैट्समैन है, खुद ही विकेट कीपर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने बाकी दोस्तों से भी कि थोड़ा सा इमरान खान से हट के भी अगर बात कर लें। उसने जिस तारीकी में कल पाकिस्तान डूबा हुआ था 16-17 घंटे, उसके कलेक्टिव ज़िम्मेदार कौन हैं, हमें इस पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। सिर्फ इमरान खान इसका मतलब है कि पूरी कौम को या कम से कम एनालिस्ट की इस कम्युनिटी को एक कोई इमरान फोबिया हो गया है, और जैसे कि तमाम तर मसाइल का ज़िम्मेदार
इमरान खान है, उसकी बहुत सारी कमजोरियां हैं, गलत फैसले किए। सब सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हो गई है, जर्नलिस्ट्स के लिए भी उस पोलराइजेशन से निकलना जो है कुछ जर्नलिस्ट लॉबिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको अपने तमाम जो जिनके बुग़्ज़ में वो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे होते हैं, इमरान खान वो असल में जिनकी खातिर वो बोल रहे हो, तो उनमें तो कोई ख़राबी है ही नहीं है। वो तो बड़े पवित्र किस्म के बड़े सच्चे पाकबाज लोग हैं। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि इमरान खान पे तनकीद करते हुए वो बाकी सारी ख़राबियाँ भूल जाते हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल को पहुँचा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने एक जुमला इम्तियाज से आपको कल का प्रोग्राम दिखा दिएगा बिजली के बारे में। जी ठीक है नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं, क्या इमरान खान की जारहाना सियासत से तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार होने लगी है? 69% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, तहरीक इंसाफ खान साहब की जारहाना सियासत की वजह से मुश्किलात का शिकार हो रही है, जबकि 31% लोगों का मानना यह था कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख तो सामने नहीं आई है, लेकिन इल्तवा की खबरें सामने आने लगी हैं। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने नई मरदमशुमारी के नताइज तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना कराने पर गौर शुरू कर दिया है। मुल्क में नई मरदमशुमारी 1 फरवरी से 31 मार्च तक जारी रहेगी, जिसके नताइज अप्रैल में जारी होंगे। इस हवाले से इंतखाबात के इल्तवा के लिए हुकूमत अदालत से रुजू कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? इम्तियाज गुल साहब, अचानक से जो ये आइडिया डिस्कवर किया है हुकूमत ने, आपको लगता है कि ये हो सकता है या ये होने जा रहा है? देखिए, कंसिडरेशन तो ज़रूर होगी, और जो हमने पहले सेगमेंट में बात की कि पूरा सिस्टम इस वक्त एक ऐसी नहज पे काम कर रहा है जिसका मकसद PTI को न्यूट्रलाइज़ करना है। लिहाजा अगर 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी हो जाते हैं तो इस पर कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक देखिए, एक आईनी बिल्कुल रिक्वायरमेंट है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि मरदमशुमारी है लिहाजा ये इलेक्शन हम मुलतवी कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। आपको पता है, अदालत ये मामला भी अदालत के पास चला जाएगा। हालांकि अदालत को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अदालतें किस हद तक फिर आज़ादाना फ़ैसले करती हैं, ऐसे फ़ैसले जो कि तमाम मुआशरे को कबूल भी हों, वो भी हमारे इल्म में है। कोई बहुत अच्छी तारीख़ नहीं है हमारी अदलिया की। बाकी हुकूमत वक्त है, वो अगर चाहेगी तो मेरा ख्याल हो जाएगा। हुकूमत वक्त से आपको पता है मेरी क्या मुराद है। वो जब चाहेंगे तो इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं, नई कानून साजी भी हो सकती है। क्योंकि अगर इस मंसूबे पे आपने अटके रहना है कि हमने किसी तरीके से भी PTI को दोबारा पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म नहीं देना। सही। NBC, अगर तो ऐसा हो जाता है जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो फिर तो खान साहब की असम्बली तहलील करने का मकसद ही फौत हो जाएगा। हाँ, ये तो है, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई मायूब बात होगी। आप मुशगाफी निकाल लें आइन में क्या गुंजाइश है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत क्या फ़ैसला हुआ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, वो भी देख लें। ये भी देख लें कि अदालतों में क्या पिटिशन जा सकती है, सब कुछ देख लें। उसके बावजूद कि इंतखाबात मरदमशुमारी के बाद होंगे, उसको आप मना कर देना। उसको आप एक कौमी असम्बली के अंदर उसको खत्म कर दे उस बात को, और वो उसे बाइंडिंग भी नहीं है। आप पूरा साल इंतखाबात अगर होते तो होने दें। आप मुझे ये भी नहीं बताएं कि अरबों रुपए खर्च होंगे। जो सियासत हुई है पाकिस्तान में उस पर तो खरबों खर्च हो जाने चाहिए थे, तो अभी तो अरबों की बात आई है। क्योंकि सियासत जो है वो एक तमाशा बन चुकी है, एक ऐसा तमाशा जो कर कोई कर रहा है और बदनाम कोई कारोबार भी है ना। जो 3 महीने के बाद कारोबार तो बहुत पहले से ही, कारोबार तो गुलाम मोहम्मद के ज़माने से
अगर मैं शुरू करूँ तो आपको पता होगा इम्तियाज साहब कि गुलाम मोहम्मद ने क्या शुरू किया था, उस बात कहाँ तक बात आई, मुशर्रफ साहब ने क्या किया। तो ये एक इंतहाई गलत बात होगी और ये मेरे ख्याल खिलाफ आइन भी होगी है। आप मुझे बता सकते हैं कि आइन में कहाँ लिखा है कि एक साल का गैप आ सकता है? ये लिखा हुआ है कहीं? आप बताएंगे मुझे कि मालियाती इमरजेंसी भी हो सकती है जो सामने नजर आ रही है। उसके बावजूद ईरान में एक असम्बली पूरी की पूरी उड़ा दी गई थी बम से। सारे अराकीन असम्बली जहां बाग हो गए थे, उन्होंने मुकर्रर वक्त में इंतखाबात करा दिए। पहली असम्बली की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ईरानी इनकलाब के बाद पहली असम्बली। तो मेरा ख्याल है अभी कोई बम से नहीं उड़ा, यहाँ पर बम से जिसको उड़ाना था वो उड़ गई, चली गई यहाँ से, और इसलिए आप लोग खेल भी रहे हैं। तो इंतखाबात वक्त में हों, इंतखाबात तरीक़ेकार के मुताबिक हों, इंतखाबात में सबको हिस्सा लेने दिया जाए, किसी पर कीली काटी ना खेली जाए, कोई माइनस ना हो। हमने बहुत लोग माइनस कर दिए और वही अजाब हम सह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि माइनस नहीं होना चाहिए कोई, और उसके लिए जरूरी ये है ना एनबीसी के ये सारे इकट्ठे बैठ जाएं, लेकिन मसला फिर यही है कि ये बैठेंगे नहीं। ना बैठे यार, छोड़ें। हम कह के थक गए, मर गए कि बैठ जाओ, कोई बैठने को तैयार नहीं है। फिर उनके हाल पे छोड़ दें। हाँ, लेकिन अवाम का क्या कसूर है? तो जब अवाम को गुस्सा आएगा तो खुद निपटेंगे इनसे, वो खुद निपटेंगे भाई। जी ठीक है, आपका पॉइंट है जी, पहले हो चुका है। लेकिन फिर ये भी मुमकिन है कि फिर अवाम उनको माइनस कर दें अपने वोट के जरिए। आपका पॉइंट आ गया एनबीसी। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसे मईशत के हालात हैं, आईएमएफ के मामलात, फिर मिनी बजट का खतरा जो है वो मंडला रहा है, तो क्या बेहतर नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो जल्द इंतखाबात में जाकर कम नुकसान के साथ इंतखाबात लड़े ताकि थोड़ी इज्जत बच जाए? मुझे तो नहीं समझ आती ये क्या सवाल है। ये अभी कराची के इंतखाबात सामने हैं, ये किसकी इज्जत बच गई है कराची के इंतखाबात में? किसकी 14 और 26 सीटों से वो चौथे नंबर पे आ गया है, और किसकी इज्जत वो जो एमपीए जीते थे वो यूनियन काउंसिल का नाज़िम का इलेक्शन थे, वहाँ जीत नहीं सके हैं, जिनको 2018 में एमपीए जिता दिया। लेकिन इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए मुजम्मिल साहब, आप फिर शायद वो भूल गए हैं। इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए कराची के भूल गए ना। अभी तो मैं तो 15 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो इलेक्शन की, अगर हम जल्दी इंतखाबात, मेरी बात समझिए, 2021 में सारे इंतखाबात पीडीएम जीत रही थी। 2022 के कुछ इंतखाबात इमरान खान जीत रहे थे। फिर कराची के इंतखाबात आए, उन्होंने हमें बताया कि वेव उल्ट भी सकती है और पहले नंबर की पार्टी चौथे नंबर पे भी पहुंच सकती है। तो ये जो वोटर है, ये किसी की मिरास नहीं है कि आपने पिछले ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये तय कर लिया कि इमरान खान ने वोटर को ख़रीद के जेब में डाल लिया हुआ है, लिहाजा अब वो उस रिज़ल्ट वही आएगा जो हो गया है। अगर वही होता तो कराची में वही रिज़ल्ट आ जाता। ये जो आपका कराची में तहरीक इंसाफ का मेयर का कैंडिडेट था, वो यूसी का नाज़िम का कैंसिल इंतखाब ना हार जाता। लेकिन मुजम्मिल साहब, आपको ये भी इल्म होगा कि पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जितनी भी जमातें हैं वो तो नताइज मान ही नहीं रही हैं। वो तो ये नताइज मान ही नहीं रहे हैं। आप फर्ज कर रहे हैं कि 100% दुरुस्त इंतखाबात, उन्होंने तो कभी भी नहीं मानने ना। देखे ना, 2018 में उन्होंने हसन अस्करी साहब को निगरान वज़ीर आला बनाया, जो रोज टॉक शोज में बैठकर नून लीग के खिलाफ बोलते थे, लेकिन वो बड़े शानदार न्यूट्रल उनके नज़दीक थे। आज मोहसिन नकवी उस क्राइटेरिया पर उनको कबूल नहीं, लिहाजा उनकी बात ना करें। उन्हें कुछ कबूल नहीं है पाकिस्तान में अपनी वजारत उज़्मा के अलावा। पूरा मुल्क जहाँ मर्जी जाए, उनकी वजारत उज़्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर मैं तो इलेक्शंस की बात कर रही हूँ मुजम्मिल साहब, वजीर आजम जो भी बने, आगे हुकूमत जिसकी मर्जी आए, क्या पता पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए, क्या पता पीएमएलएन की हुकूमत आ जाए, क्या पता पीटीआई की हुकूमत ना पूरी करेगी। की अभी टेप नहीं खत्म हुई। कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जब आइन में इलेक्शन का वक्त है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। हम कौन कह रहे हैं कि कोई गैर आइनी काम इस मुल्क में होना चाहिए? आइन के तहत इस मुल्क में इंतखाबात की एक तारीख मुकर्रर है। इमरान खान साहब ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ये फैसला किया था कि नए अगले आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। उन्हें किस्म करानी चाहिए थी, 1 फरवरी से शुरू हो रही है, 31 मार्च तक होगी।
अप्रैल में नताइज आ जाएंगे, मई में इंतखाबात हो जाएंगे। इस मुल्क में जो कह रहे हैं ना 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, बहुत दफ़ा इंतखाबात 90 दिन से आगे भी गए हैं, बेनज़ीर की शहादत पर भी आगे गए हैं। ये हमने कोविड के दौरान भी बहुत से ज़िमनी इंतखाबात वक्त पर नहीं कराए हैं। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो 15 दिन, महीना, 2 महीने आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। ठीक है, आपका ये नहीं कह रहा कि यहाँ 10 साल के लिए आमर आ गया है। ठीक है, आप तो होना ही होना है। मुजम्मिल साहब आपका ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में अगर तो इंतखाबात ताखीर का शिकार होते हैं तो इससे किसकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा, पीडीएम की सियासत को या फिर पीटीआई की सियासत को? देखिए, बात यह है कि शाइस्ता, पहले मैं जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा ना कि इमरान फोबिया, वो मुझे याद आ गया कि एक शागिर्द ने जो है ना वो मजमून तैयार किया हुआ था फुटबॉल मैच का, और इम्तिहान में आ गया जहाज़ का सफ़र। तो उसने लिखा कि मैं जहाज़ के सफ़र पे जहाज़ पे बैठा, जब जहाज़ ऊपर उड़ा खिड़की से मैंने नीचे देखा तो फुटबॉल का मैच हो रहा था। तो मुजम्मिल साहब भी कुछ इसी तरह करते हैं कि सवाल कुछ होता है फिर फुटबॉल के मैच पे आ जाते हैं। बहरहाल ये तो मैंने लाइटर वे में कहा है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बात यह कि देखिए इस वक्त नुकसान पीडीएम को हो रहा है। पीडीएम इतनी बड़ी जमात है और जिस तरह मुजम्मिल साहब बताते हैं कि टर्न द टेबल्स होती रहती हैं, लेकिन खौफ किस बात का है पीडीएम को? ना वो पीटीआई को असेंबलियों में आने देती है, ना इलेक्शन में मुकाबला कर रही है। और कराची के जो इलेक्शन की इन्होंने बात की, क्या बदतरीन इलेक्शन, यानी कि पूरी कलई खुल के इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमिश्नर के सामने आ गई। जो एक बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते, वो क्या इंतखाबात कराएंगे? एक पोलिंग स्टेशन पे 5 खवातीन थी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तक 21 वोट कास्ट हुए, 5 ने, यानी कि मुश्तरका उनका बयान था। और जब वो डब्बों में देखा गया तो 250 वोट पड़े हुए थे। किन वोटों की बात कर रहे हैं, किन वोटर्स की बात कर रहे हैं? जहाँ कराची की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात एमक्यूएम है, आज भी उन्होंने बाइकाट किया था, आपने उनको मौका नहीं दिया। आप हल्का बंदियों में बेईमानी कर रहे हैं, आप हर चीज में बेईमानी कर रहे हैं। तो ये इदारे जब तक दुरुस्त नहीं होंगे, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के इन हालात का इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है, उनकी वजह से पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये सवाल नाज हमने अपने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि हुकूमत ने नई मरदमशुमारी के नताइज तक इंतखाबात ना कराने पर गौर करना शुरू कर दिया है, तो क्या 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? 70% लोगों को लगता यह है कि जी हाँ इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, लेकिन 30% लोगों को लगता है कि इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और IMF के दरमियान बात तभी आगे बढ़ेगी जब हुकूमत मुश्किल शराइत पर अमल दरामद की हामी भरेगी। हुकूमत ने प्रोग्राम की बहाली के लिए 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हुकूमत के पास आवाम पर बोझ डालने के अलावा कोई और हिकमत अमली है? मुजम्मिल साहब, क्या आवाम पर बोझ बढ़ाने से मईशत संभल जाएगी? नहीं, इस तरह तो नहीं संभल सकती। मेरे ख्याल में ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप आम आदमी पर बोझ डालकर जो है रियासत को चलाएं। लोग, आवाम की पहली तरजीह है रियासत को अपना पेट काटना चाहिए, लोगों से पेट काटने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की यही है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, बाय द स्टेट, फॉर द स्टेट वाला फार्मूला नहीं चलेगा। तो इसलिए रियासत को कुछ और सोचना चाहिए। ये जो IMF का मुआहदा है, ये हमारे गले की हड्डी बन गया है। ये मुआहदा इमरान खान, अब मैं कहूँगा तो फिर लोग जिद नाराज़ हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने साइन किया जो अवाम दुश्मन मुआहदा है, जो आज तक हमारे गले में फंसा हुआ है, जिसमें स्टेट बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, हर किस्म की खुद मुख्तारी उन्होंने IMF को लिख कर दे दी और उसकी कानून साजी भी कर दी। और फिर वो हकीकी आज़ादी की जंग पर निकल पड़े, ये सब कुछ देकर IMF को। लेकिन ये हमारे गले की हड्डी बना हुआ है, इसको साइन ही नहीं करना चाहिए था। ये साइन करने के बाद हम इंटरनेशनली बहुत फंस गए हैं और इस मुआहदे से निकलने की इमरान खान ने भी कोशिश की, वो नाकाम हुए। ये हुकूमत भी निकलने की कोशिश कर रही है तो नाकाम हो रही। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब, अगर खान साहब ना करते साइन या वो मुआहदा ना करते तो फिर वो क्या करते? देखिए, हमें इतनी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं करनी चाहिए। उस वक्त असद उमर ने बड़ी कोशिश की कि दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन जनरल बाजवा की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि हम ये दस्तखत कर लें, और इसीलिए असद उमर को हटा के फिर हफीज़ शेख को ला गया। हफीज़ शेख ने उस पर दस्तखत कर दिए, लेकिन बहैसियत मजमूई
ये कोई इमरान खान का कारनामा नहीं था या पिछली हुकूमत का नहीं था। हर हुकूमत ने आके यहाँ पे वादा खिलाफ़ी की है। हमारे IMF के साथ हर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, चाहे सन 2000 से लेके आज तक। इसीलिए हम 23वें प्रोग्राम में आए हैं। तो बुनियादी तौर पे सियासी, फ़ौजी, अशराफिया ने IMF से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से हर बार उन्होंने यही फार्मूला दिया हमें कि आप कर्ज़ा हम आपको देंगे, शराइत हमारी ये हैं। फिर हम एक एग्जम्पशन ले लिया करते थे, इस्तिस्ना ले लिया करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा है। तो अब सियासी, फ़ौजी और फ़ौजी अशराफिया को काफ़ी सारी कुर्बानी देनी होगी, अगरचे इमीडिएटली यानी फौरी तौर पे नुकसान इस मुल्क के गरीब आवाम का है, क्योंकि नए टैक्सों का सैलाब आने वाला है। सही। NBC क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर आप IMF से मुआहदा नहीं करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर आप तो आपके यहाँ महंगाई की शरह 70% बढ़ जाएगी। और अगर आप IMF से मुआहदा करते हैं तो 35%। शौकत तरीन समेत तमाम इक़्तिसादी माहिरीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं, कैसर बंगाली हैं, ये सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि और कोई रास्ता आपके पास नहीं है सिवाय इसके कि वो जो मुआहदा है शौकत तरीन वाला, जो उसकी मैं असद दोबारा वाली बात नहीं कर रहा, जो आखिरी मुआहदा है उसकी बुनियाद के ऊपर आपको सॉवरेन गारंटी के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है हम बढ़ गए हैं। आज जो वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं उस पर हमने सब कुछ, वो कह रहे थे ना सागडार साहब, टू हैव आई डैम केयर अबाउट IMF, दे हैव टू केयर अबाउट IMF। अब करना पड़ रही है वो केयर, शर्मिंदा उनको होना चाहिए इन जुमलों के ऊपर, आई डैम केयर। जब आपके पल्ले कुछ है नहीं, दाने मुक चुके हैं आपके और आप उछल रहे थे ज़ोर ज़ोर से। आपने 5 महीने ज़ाय किए इन्होंने। अगर ये 5 महीने ज़ाय नहीं करते और IMF से एग्रीमेंट साइन कर देते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। अब आपके पास फ्लड लेवी लगने वाली है आप पर, आपके पास सब्सिडीज ख़त्म होने वाली हैं जी। आपके पास पेट्रोलियम लेवी जो उन्होंने कहा है वो आपके डॉलर मार्केट रेट पर जाएगा, कल ही देख लीजिएगा आप 253 का हो जाएगा फॉरेक्स के ऊपर, और 300 में लोग बेच रहे हैं तो वो भी खत्म करना पड़ेगा इनको। और फॉरेक्स वाले ने कहा है कि 10 अरब डॉलर बड़े घरों में पड़े हुए हैं यार, रेड करें। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था यहाँ पे हमारे निकालें 10 अरब डॉलर। सही, आपका पॉइंट आ गया जी। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए शाइस्ता, बात यह है कि जब बात आती PTI की गवर्नमेंट की, फर्स्ट टाइम उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई पहला मुआहदा तो IMF के साथ नहीं किया था। ये जो साइंसदान है हमारे, इतने बड़े बड़े 13 जमातों के अंदर बैठे हुए, बड़े सुकरात हैं इनके अंदर, जिन्हें ख़ास तौर पे लंदन से जहाज़ पे बिठा के लाया गया, ये 20 मुआहदे IMF के साथ कर चुके हैं। ये जो शुरू से मुआहदे होते चले जा रहे हैं उनमें इतनी करप्शन, इतनी गड़बड़ की है कि आज पाकिस्तान इस नैच के ऊपर पहुँचा है। तो पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा, तमाम सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, जिनका जिक्र इम्तियाज़ गुल साहब ने किया, उन्हें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी कमाई कब करेगा। क्या सारी उम्र हम IMF से कर्जे लेके उनकी बातें मान के मुल्क को चलाते रहेंगे? अपनी एक्सपोर्ट्स पे कब ध्यान देंगे? हम अपने जो अपना टैक्स कलेक्शन है उस पर कब ध्यान देंगे? ओवरसीज़ के जो रेमिटेंसेज आते हैं उनको किस तरह बेनिफिट्स देके हम उनको बढ़ा सकते हैं? तो जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं सोची जाएंगी और IMF से कर्ज ही लेते जाएंगे तो उनको वापस कहाँ से करेंगे? ये सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर ये नहीं सोचेंगे तो मजीद मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। ये सिर्फ एक, और दूसरी बात अभी ये हो रही थी कि इतनी मुश्किलात इस गवर्नमेंट को है, तो इस गवर्नमेंट को किसने कहा था कि अप्रैल में आए और आके आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके ये बिल्ली की गले में घंटी बांधे और ये भुगते सारी चीजें? तजुर्बात अब खत्म करने चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, इन साइंसदानों को आपके तजुर्बात खत्म कर देने चाहिए। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।